तो दशहरा सबने मना ही लिया है, और एप्लीकेशन पर एक जितने भी हमारे करंट अफेयर आते हैं वो अब एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाएंगे, मंथली, वीकली और ईयरली। तो आप वहाँ से भी अब करंट अफेयर पढ़ सकते हो। जो पीडीएफ है, जो डेली का एमसीक्यू है, वो सारे आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वीकली है और जो ईयरली आता है, मंथली आता है, वो सभी वन लाइनर और क्विज दोनों आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलो, तो हमने छुट्टियों से पहले ये देखा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, बैरिस्टर की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इंग्लैंड से वापस आए थे भारत, और भारत में उतना अच्छा कारोबार नहीं होने की वजह से वकालत का, उनको एक सेठ अब्दुल्ला के कंपनी में वकालत के लिए जाना पड़ा अफ्रीका, और वहाँ जाकर उन्होंने अपने आगे की यात्रा, जीवन यात्रा आरंभ की। और हमने देखा कि किस तरीके से 1901 में महात्मा गांधी भारत आए थे, और कलकत्ता अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी ने भाग लिया, लेकिन किन्हीं कारणों से वापस उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। वो वापस क्यों जाना पड़ा? आपको पता है कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे तो उस समय डच और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हो रहे थे, और वो युद्ध था बोर युद्ध। डचों को बोर कहा जाता था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा इन सब चीज़ों को। तो जब अंग्रेज़ इस युद्ध को जीत जाते हैं तो वो भारतीयों को बसने के लिए वहाँ पर एक पंजीकरण करवाना होता था भारतीयों को। तो उसी पंजीकरण के सिलसिले में महात्मा गांधी को पुनः अफ्रीका जाना पड़ा। और वो पंजीकरण क्या था कि भारत में अगर किसी को वहाँ रहना है, अगर वहाँ पर बसना है, तो आपको वहाँ पर पंजीकृत करना होगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी को चुना गया, यानी जो भारत के लोग रहते थे उनको लगा था कि हाँ, हमारे लिए कोई लड़ने वाला है, तो वो कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी ने उस एशियाटिक सोसाइटी के पंजीकरण की बात करते हैं और अंग्रेज़ों से मिलने चले जाते हैं। तो वहाँ जाकर उनको निराशा हाथ लगती है और वो अधिनियम पास हो जाता है। वो एसोसिएशन, जो एशियाटिक एसोसिएशन है, वो पास हो जाता है, और अंग्रेज इस चीज़ को नहीं माने, और जो महात्मा गांधी थे उनको असफलता हाथ लगी। तो इसके लिए उन्होंने पहली बार सत्याग्रह प्रारंभ किया। लेकिन उससे पहले की बात है, एक फिनिक्स आश्रम उन्होंने बनाया इसी के विरुद्ध में। तो क्या हुआ, ध्यान दें। अब जैसे ही बोर युद्ध समाप्त हुआ, बोर युद्ध के पुनः बसने के लिए एक एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी होती थी। तो गांधी जी को पुनः वापस बुलाया गया इस मामले के लिए, कि मामले को चैम्बरलिन कौन थे? इस एशियाटिक विभाग के सचिव थे। कौन थे? हाँ, तो एशियाटिक विभाग के जो सचिव थे चैम्बरलिन, उनके सामने ये मामला रखने को भेजा गया। किसको? महात्मा गांधी को। लेकिन महात्मा गांधी को ये असफलता हाथ लगी आगे चलकर। फिर दो बातें और ध्यान रखना बच्चों की, पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसे पहले भारतीय जिनको नटाल न्यायालय, आपको पता है नटाल क्या है? जहां महात्मा गांधी पहली बार गए थे, ठीक है। तो नटाल न्यायालय में पंजीकृत होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गांधी जी, महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है? तो यह ध्यान रखना है कि नटाल न्यायालय में पंजीकृत होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? और जोहान्सबर्ग अफ्रीका में ही है। जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में भी पंजीकरण का इन्होंने करवाया हुआ था। यानी ये वकालत तो करते ही करते थे, साथ में वहाँ के न्यायालय में भी पंजीकृत थे, ताकि वो किसी भी मुद्दे पर अपने पक्ष को रख सकते थे। तो ये दो जगहों पर इनका पंजीकृत न्यायालय में थे। तो इनको वापस बुलाया गया और ये मामले को चैम्बरलिन के पास ले जाना चाहते थे। और क्या हुआ? एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया
और 1907 में गांधी जी की विचारधारा जो है वो बदल गई। गांधी जी की विचारधारा क्या हो गई? बदल गई। और कैसी बदली कि गांधी जी अब पहले जो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे उनकी विचारधारा बदल गई। उनकी विचारधारा क्या हो गई? बदल गई। किसकी? गांधी जी की। अब गांधी जी की जब विचारधारा बदली तो उन्होंने 1908 में प्रथम बार भारत का जो पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था वो अफ्रीका में ही शुरू किया था। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह, लिख लो लाइन। इसी के बाद जैसे ही एशियाटिक सोसाइटी का पंजीकरण पास हो गया, महात्मा गांधी ने उसके उपलक्ष्य में वहां पर जैसे ही विचारधारा उनकी बदली, उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो पहला सत्याग्रह कहां पे हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। और जैसे ही पास हुआ तो उनकी जैसे विचारधारा बदली तो उन्होंने फिर से क्या किया, देखो ध्यान से, उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स एक पक्षी का नाम है। जो फिनिक्स है एक पक्षी का नाम है। पूछा जाता है कि फिनिक्स का जो नाम है, फिनिक्स आश्रम, किसका नाम है? पक्षी का नाम है, जिसकी आयु पता कितनी होती है? 500 से 1000 साल। एक फिनिक्स है जिसकी आयु 500 से 1000 वर्ष होती है। इसको बोलते हैं बर्ड ऑफ फायर। बर्ड ऑफ फायर। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी है, आप समझ सकते हो, जिसकी उम्र 500 से 1000 वर्ष होगी, वो अमर की तरफ है, यानी अमरता। तो ये क्या करता है? ये पक्षी अपने आप को जला लेता है घोंसलों के साथ, इसलिए इसका नाम है बर्ड ऑफ फायर। ठीक है। तो फिनिक्स आश्रम उन्होंने उसी के उपलक्ष्य में विचारधारा के रूप में उन्होंने बनाया होगा। तो फिनिक्स आश्रम उन्होंने बनाया, उसमें वहाँ क्या करते थे? शिक्षा, सत्य, स्वावलंबन, अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया करते थे। वहाँ शिक्षा देते थे इन सभी चीज़ों का। महात्मा गांधी के जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो साबरमती आश्रम है, चाहे वो फिनिक्स आश्रम है, 2 आश्रम हमसे ध्यान रखना है, उन्हीं में ये सारे काम होते थे। सत्याग्रह सबसे ज़्यादा काम करते थे, स्वावलंबन का, किसी को अपने ऊपर खड़ा होने का, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, ठीक है ना, अहिंसा का मार्ग पाठ पढ़ाते थे, सत्य का मार्ग पढ़ाते थे, शिक्षा का मार्ग देते थे, शिक्षा देते थे हर चीज़ों की। तो वहाँ पर आश्रम में इन्होंने ये किया। और वहीं आश्रम में उन्होंने इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है, इंडियन, ये पेपर में आ चुका है, आता भी है, इंडियन ओपिनियन, आपने पेपर दिया होगा टेस्ट, उसमें भी था ये। तो इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे और किसकी सलाह पर उन्होंने स्टार्ट किया था? एक उनके मित्र थे मदन, उनके ही सलाह पर उन्होंने ये कार्य किया था, और इंडियन ओपिनियन की। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषा में इन्होंने कितने भाषा में, यहाँ लिख लो, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और इन्होंने 4 भाषाओं में इस पत्रिका का प्रकाशन करवाया। लेकिन हिंदी और तमिल को बंद करना पड़ा। हिंदी और तमिल को क्या हुआ? बंद करना पड़ा। और गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशन चलता रहा। प्रकाशन जो था, यानी जो पैसा लगता था, वो कहाँ लगता था? श्रमदान, यानी कोई दान देता था और सहयोग से, मतलब किसी का पैसा नहीं था कि गांधी जी अपने पैसे लगा कर वहाँ पे वो करते थे, या कोई प्रॉपर बंदा उस पर पैसे इन्वेस्ट कर, नहीं, वो श्रमदान से चलता था, सहयोग से चलता था। ठीक है। तो उन्होंने फिनिक्स आश्रम में इन्हीं चीज़ों का काम किया। तो फिनिक्स आश्रम बनाया जहाँ पर वो शिक्षा की काम, शिक्षा, स्वावलंबन, अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया करते थे, इसलिए उन्होंने उस आश्रम को बनाया। और उसी जगह पर अपने मित्र मदनजीत की वजह से इंडियन ओपिनियन पत्रिका बनाई, जिनका संपादन श्रमदान और सहयोग से हुआ करता था। जब ये हुआ तो उन्होंने सत्याग्रह किया। प्रथम सत्याग्रह कहाँ था महात्मा गांधी का? अफ्रीका में। और वही अफ्रीका में पहली बार वो जेल भी गए थे। देखो, जब ये पंजीकरण चल रहा था तो उस समय विधेयक चल रहा था, तो उसी विधेयक के बीच में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी। और जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी
तो जैसे ही ये विधेयक पास हो गया, उन्होंने पहली बार सत्याग्रह किया। कहाँ पे? अफ्रीका में। और पहली बार अफ्रीका में जेल भी गए। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए सत्याग्रह के लिए? तो बच्चों को याद रहता है कि 1917 चंपारण के बाद गए होंगे, लेकिन पहली बार 1908 में जेल गए। लिख लो बात, महात्मा गांधी प्रथम बार 1908 में गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी प्रथम बार 1908 में गिरफ्तार हुए। उन्नीस सौ आठ में गिरफ्तार, लिख लिया यहां तक। चल, इसके बाद की घटना ध्यान रखना, जितने भी जीवनी है ना, जितनी भी जीवनी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सभी के सभी जीवनी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, दूसरी बार अफ्रीका कब गए, वहाँ से पहली बार अफ्रीका से कब आए, 93 में गए तो कब वापस आए, फिर वहाँ जब गए तो दूसरी बार कब वापस आए, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बनाकर वो पेपर में पूछते हैं। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा बनाया गया, संपादक कौन थे उनके, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन किस समय की घटना है, तो ये अफ्रीका की घटना है कि भारत में है कि अफ्रीका में है। तो इस तरीके से सवाल कहीं ना कहीं बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए अपने माइंड को हमेशा प्रिपेयर रखा करो कि क्वेश्चंस किसी तरीके से बनाकर वो दे। हमें वहाँ पर जो कहानी पढ़ रहे हैं, जो हम कहानी सुन रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, हमें उससे क्वेश्चन बना बना कर देखना है, ठीक है। मैं इतना बता रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है, अगर आप उनको अच्छे से देख लो तो आप आधुनिक भारत के इतिहास के 90% क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो किसी भी पेपर में। तो अपने चीज़ों को पढ़ते रहा करो, धीरे धीरे उसको देखा करो, ठीक है, तो आपको चीज़ें हो जाएंगी सही। चलो अब बात करते हैं अगले महात्मा गांधी का। जब वो गिरफ्तार हुए उसके बाद उन्होंने एक हिंद स्वराज पुस्तक है उसका प्रकाशन करते हैं। हिंद स्वराज, लिखो क्या क्या हो गया, हिंद स्वराज। देखो आपको पता है 1906 के समय भारत में क्या हो रहा था, 5 और 6 में क्या हो रहा था, 1905 और 6 में क्या हुआ था बताओ भारत में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। किसके लिए चल रहे थे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन? स्वदेशी और बहिष्कार किसके लिए चल रहे थे? बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे थे। और 1907 में ही क्या हुआ, सूरत में कांग्रेस का विभाजन, ये उसी समय की घटना है। 1908 में फिर क्या हुआ, जब महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था उस समय भारत में क्या हुआ था, उस समय भी जितने भी गर्मपंथी नेता थे उनको जेल में नहीं डाला गया था। तो जो भारत में हो रहा था उसी को मद्देनजर रखते हुए महात्मा गांधी भी उसी चीज़ों को वहाँ पर अपना रहे थे। तो वहाँ भी अंग्रेज था अफ्रीका में, और भारत में कौन है, यानी वहाँ पर दोनों तरीके से भारत बीच में था। और भारत की जो जितनी भी या भारतीयों के जितने भी आंदोलन सत्याग्रह यहाँ पे चल रहे थे या जैसा भी हो, वो वहाँ भी वही काम कर रहे थे। तो अंग्रेजों को पता है कि भारतीय ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इसलिए 1908 में गर्मपंथी नेताओं को भी जेल में डाल दिया गया, उधर से महात्मा गांधी को भी जेल में डाला गया। तो दोनों घटनाओं को ध्यान रखते हुए चलना, ऐसा नहीं कि हम 1907 यहाँ पढ़ रहे थे केवल हिंद स्वराज तक दिमाग लगाएंगे, नहीं। हिंद स्वराज के बाद पहले और साथ में उसके समानांतर कौन कौन सी घटनाएं चल रही है, उन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना।
तो हिंद स्वराज की घटना है 1909 की बात है ये। तो 1906 में क्या हो रहा था? बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में क्या हुआ? 1908 में जितने भी गर्मपंथी विचारधारा के गिरफ्तार हो गए। तो इन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना करी, वापस आ गए थे वो। और हिंद स्वराज एक पुस्तक है, उन्होंने लिखी है। और हिंद स्वराज 1909 में तो उन्होंने लिखा था, लेकिन प्रकाशित हुआ था 1910 में। तो प्रकाशित कब हुआ था? 10 में, 1909 में लिखा। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। पूछा जाता है कि ये महात्मा गांधी ने ये जो पत्रिका लिखी है, पुस्तक लिखी है, ये कब लिखी, कहाँ लिखी? तो 1909 में लिखी है। चलो, तो घटना की बात करते हैं। जेल में बैठ के नहीं लिखे थे, अब वापस आ गए थे। इतना देर कहाँ रखने वाले थे महात्मा गांधी को? कोई संभाल पाना भारी था महात्मा गांधी को, किसी के लिए संभाल पाना महात्मा गांधी को भारी था। वो तो ना बाद में बूढ़े हो गए थे, नहीं तो उस समय तो जवान ही थे वो, तो उस समय संभाल पाना बहुत मुश्किल था उनको। उन्होंने अंग्रेजों को कितनी बार परास्त किया अपने केवल सत्य, असत्य और अहिंसा के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। चलो आगे पढ़ेंगे, जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे कि उन्होंने सत्य और अहिंसा से कैसे अंग्रेजों को हराया, कैसे अंग्रेजों के जो वर्चस्व है उसको कैसे उन्होंने चकनाचूर किया, वो सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आगे जो है गांधी जी है, और हर युद्ध में, हर एक संग्राम में महात्मा गांधी का नाम जरूर जुड़ेगा, चाहे कोई भी सत्याग्रह हो। क्योंकि भारत में वो 1917 में जब आएंगे, तो उसके बाद 1915 में आएंगे, उसके बाद वो सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये बात है जब 1909 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? हाँ, महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे किसी काम से, वकालत के काम से गए होंगे इंग्लैंड। और जब इंग्लैंड जा रहे थे तो वहाँ पर वो वापसी में, जब वहाँ से आए तो वापसी में उन्होंने एक किताब लिखी। तो पूछा जाता है कि वापस किस जहाज से आ रहे थे, तो वापस का जहाज लिख लो। जहाज का नाम है किंडोडन कैंसल। क्या था नाम है? किंडोडन कैसल, ऐसे लिख लो, कैसल जहाज। इस जहाज पर जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। यानी किताब में जब देखो, पहले जहाज से जाते थे ना, टाइम लगता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे जहाज़ों से टाइम लगता था, क्योंकि जहाज़ की स्पीड तो ज़्यादा होता नहीं था। तो जहाज़ से जाते समय टाइम लगता था। वो पूरे क्या करते हैं वो, तो उसी समय उन्होंने उसी किंडन कैंसल जहाज़ पर उन्होंने क्या लिखा? गुजराती भाषा में ये लिखा था। ये पूछा जाता है किस भाषा में लिखा था, तो गुजराती भाषा में लिखा पुस्तक। गुजराती भाषा में लिखा। जब ये लिख रहे थे तो ये पूछा जाता है कि ये किस शैली में थी? ये संवाद शैली में थे। किस शैली में थी ये भाषा? ये किताब जो थी ये संवाद शैली, संवाद शैली समझते हो? ये जो किताब लिखा है उन्होंने, ये अपनी संवाद शैली में लिखा है। इस पुस्तक का जो रचना है वो कैसी है? संवाद शैली। क्या होता है बताओ? मुस्कान, धीरज, संवाद शैली, संवाद शैली क्या होता है? अब मान लो जीके में क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सी एक पुस्तक संवाद शैली पर आधारित है, तो फिर तो नहीं कर पाओगे। तो संवाद शैली का देखो, वाद का मतलब क्या होता है? बातचीत, बोलचाल, और सम मतलब समाज, साथ में रहकर। यानी ये बोलचाल वाली भाषा में थी। जैसे मैं और आप, आपने कहीं देखा होगा, राम ये कहता है, पिताजी ये कहते हैं, है ना? तो ऐसे जो किताब होती हैं उनको हम क्या, कौन सी किताब कहते हैं? संवाद शैली कहते हैं। समझ में आ गया? कैसी संवाद शैली कैसी होती है? बातचीत में जो हम बोलचाल में जो यूज करते हैं, जो किताब होता है बोलचाल वाली, उसमें जैसे राम ने कुछ कहा, उसके पिताजी ने कुछ कहा, उसकी मम्मी ने कहा, तो जो आदमी है वहाँ पर, जितने भी आदमी शामिल है, तो उनकी संवाद शैली थी वहाँ पे। तो हिंद स्वराज जो थी वो वापसी आते समय जहाज पर उन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की, जो किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। और कैसी थी? संवाद शैली में थी। लिखो आगे। ठीक है, तो इस पर 2-3 बातें और है, वो लिख लो। तो ये किताब कब लिखी गई? हिंद स्वराज
1909 में। यानी ये कह सकते हो आप कि 1909 में पुस्तक लिखी गई। कोई दिक्कत? 1910 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और अंग्रेजों ने इसको प्रतिबंध बना दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। ये प्रतिबंधित क्यों कर दिया? क्योंकि ये किस भाषा में था? गुजराती भाषा में था। सुनो, और अंग्रेजों को गुजराती आती नहीं। जब अंग्रेजों को गुजराती आएगी नहीं तो वो पढ़ेंगे कैसे? तो उन्होंने गलत अफवाह फैला दिया कि ये महात्मा गांधी जी जो है ना, इस किताब में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भड़का रहे हैं लोगों को, इसलिए इस किताब को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी कर दिया गया। फिर इसका फिर क्या हुआ? अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और 1938 में जब सबने पढ़ा इस चीज को, पढ़े होंगे अंग्रेज लोग, तो 1938 में इस किताब की जो प्रतिबंध था उस पर खत्म कर दिया। प्रतिबंध जो था वो खत्म कर दिया गया 1938 में। समझ में आ गया? तो हिंद प्रकाशन, हिंद स्वराज की पुस्तक है, किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। कब लिखी? इंग्लैंड वापसी, जो इंग्लैंड से वापस आ रहे थे अफ्रीका, तब उन्होंने लिखी। किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में है। देखो 1902 में जब गए ना तो वापस भारत नहीं आए। अगर इंग्लैंड भी गए थे किसी काम से तो वो अफ्रीका ही वापस आए, भारत वापस नहीं आए थे। तो उन्होंने गुजराती भाषा में वो लिखी और उनकी शैली कैसी थी? संवाद शैली थी। संवाद शैली का क्या होता है? बातचीत, बोलचाल में जो हम लिखते हैं वो सारी चीजें क्या होती है? संवाद शैली होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रकाशन कब हुआ? 1910 में। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि गुजराती भाषा में था और उन्होंने उसको कुछ गलत समझा कि अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, चला। ठीक है, इसलिए इस किताब को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। फिर इसका इंग्लिश अनुवाद हुआ, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ तो उसके बाद इस किताब को वापस 1938 में क्या कर दिया गया? प्रतिबंध हटा दिया गया। समझ में आ गया चीजें? तो जब उन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी उसके बाद उन्होंने एक फार्म की स्थापना की, टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय क्या थे? एक जाओ, एक दार्शनिक थे। क्या थे? अच्छे विचारक थे। चलो, तो हमने देखा कि हिंद स्वराज किताब किस कारण से लिखी गई। तो कैसे लिखा उन्होंने? जहाज में लिखा था वापसी आते समय। और उसमें ये समझ सकते हो कि जो किताब होगी वो कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करते समय उन्होंने ये किताब लिखी होगी। हो सकता है अंग्रेज, हमने ना पढ़ा उस किताब को अभी तक। ठीक है, तो उन्होंने वो संवाद शैली में किताब लिखी है। तो एग्जाम में आ सकता है कि संवाद शैली में लिखी किताब कौन सी है? हिंद स्वराज। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक अगले फार्म की स्थापना करते हैं, टॉलस्टॉय फार्म। तो टॉलस्टॉय फार्म क्या था पहले समझ लेते हैं। तो टॉलस्टॉय जो है ना, एक दार्शनिक है, एक विचारधारा है, विचारक है। दार्शनिक समझते हो? जिनकी विचारधारा दूर तक जाती है, जिनकी विचारधारा, ठीक है, जो जैसे आपने उसका नाम सुना होगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो विचारक होते हैं। टॉलस्टॉय, तो टॉलस्टॉय उसमें एक विचारक थे। ठीक है, महात्मा गांधी उनसे बहुत प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म रखा। महात्मा गांधी टॉलस्टॉय के विचार से क्या थे? प्रभावित थे। उन्होंने उन्हीं के नाम पर रखा था। उन्होंने फिनिक्स आश्रम क्यों रखा था बताओ? फिनिक्स एक पक्षी है जिसकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने रखा उस चीज़ को, जिसको क्या बोलते हैं? बर्ड ऑफ फायर। ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी, तो इन्होंने, टॉलस्टॉय जो थे एक दार्शनिक थे, एक विचारधारक थे, एक लेखक थे। ठीक है, तो यहाँ लिखो, लिखो टॉलस्टॉय।
टोल्स्टॉय फार्म। टोल्स्टॉय थे एक विचारक थे, दार्शनिक थे, लेखक भी थे। इन्होंने संस्कृति, शिक्षा, सर्वधर्म, स्वदेशी, स्वावलंबन, मित्रता, इन सभी के ऊपर, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, इन सभी के ऊपर बात किया करते थे। और महात्मा गांधी क्या थे यहाँ से? महात्मा गांधी इससे बहुत प्रभावित थे। तो टोल्स्टॉय विचारक थे, तो महात्मा गांधी क्या थे? प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित थे इनसे। ठीक है, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म रखा। अब ये 10,000 एकड़ जगह में फैला था। 10,000 एकड़ जगह में फैला हुआ था। और इसको दिया किसने था? इसको वहीं के एक व्यक्ति थे, लिख लीजिए, जिसका नाम है हरमन। उन्होंने ये जगह दिया था किसके लिए? टोल्स्टॉय फार्म के लिए। किसको दिया था? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो टोल्स्टॉय फार्म इतना ही था, जिसमें देखो महात्मा गांधी जो जितने भी फार्म या आश्रम बनाए, फार्म शिक्षा पे ज़्यादा जोर देते थे, स्वावलंबन पे ज़्यादा जोर देते थे, सत्य और अहिंसा पे ज़्यादा जोर देते थे। तो वहाँ पर इन चीज़ों को सिखाया जाता था। तो टोल्स्टॉय जो थे, उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने उसके नाम पर क्या रखा? टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करी, जिनको दिया था 1900, ठीक है, जिनको दिया किसने था? हरमन ने। कितने कर दिए थे जमीन? 10,000 एकड़। तो वहाँ पर टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना होती है। उसके बाद जब फार्म की स्थापना हो जाती है, उसके बाद वो वापस आते हैं भारत। वापसी, तो वापसी भारत में ऊपर क्वेश्चन लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है। वापसी भारत में तो लिखो 1915 भारत वापसी। 1915 भारत वापसी। एक एक प्रश्न जो है बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि महात्मा गांधी से हम संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं और उनका भारत स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से उनके बारे में एक एक पॉइंट जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो 1915 भारत वापसी। भारत वापसी। चलो, अब देखो आए किस दिन थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत वापसी। और इसी दिन को क्या बोला जाता है? प्रवासी दिवस बुलाया जाता है। तो पहला प्रश्न यही बन गया। तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या उस समय फ्लाइट थी? ट्रेन? क्या थे? जहाज। तो जहाज का नाम पूछता है कि किस जहाज से आए थे वो? भारत जब आए थे 9 जनवरी को, तो किस जहाज से आए थे? तो जहाज का नाम लिखो, SS सुदीव। क्या नाम है जहाज का नाम? SS सुदीव। तो किस जहाज से आए थे वो? SS सुदीव। जब आए थे तो भारत में कहाँ, किस जगह पर उतरे थे? कौन से बंदरगाह पर उतरे थे? क्योंकि जहाज तो बंदरगाह पर उतरेंगे, अब एयरपोर्ट पर उतरेंगे नहीं। तो बंदरगाह का नाम पूछता है। तो बताओ, गुजरात। ऑप्शन पहला गुजरात मिलेगा नहीं, तो बंदरगाह। कौन से बंदरगाह पे? तो लिखो, बंबई के अपोलो। कौन से? तो कहां आए थे वो? बंबई के अपोलो बंदरगाह पर। पहला प्रश्न क्या था? वापस कब आए?
1915 हुए 9 जनवरी को। और उस दिन को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। दूसरा, जहाज का नाम SS सुदीप। तीसरा, बंबई के अपोलो बंदरगाह। चलो अगला, उन्होंने आते ही सत्याग्रह शुरू कर दिया था। आते ही क्या सत्याग्रह शुरू कर दिया क्या? नहीं, वो भारत में रहे थे और 1 साल रहने के बाद, इवन की बताता हूँ, जो एनी बेसेंट थी उनको महात्मा गांधी को कहती थी कि ये तो बच्चा है, अभी राजनीति में क्या है, ये बच्चा है, ठीक है। एनी बेसेंट ने इनको ये कहा था। तो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब 1915 में जब आए थे, तो आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई थी 1915 में ही। तो जब वे वापस भारत आए थे महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि आप आए हो, आप पहले सत्याग्रह या किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेना। आपको पता है क्या वो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, क्या वहाँ गए थे? नहीं गए थे। क्या वो होम रूल आंदोलन में थे? नहीं थे। लेकिन उस समय तो भारत में थे ना, तो वो फिर शामिल क्यों नहीं हुए? तो उनके राजनीतिक गुरु ने कहा था कि आप पहले 1 साल पूरे देश में भ्रमण कीजिए, यहाँ के हालातों को समझिए, यहाँ के लोगों को समझिए, उसके बाद आप आइए। तो 1915 में आए, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई फिर 1915 में ही। 16 में वो शांत बैठे रहे, और उसी समय 1917 में जब एनी बेसेंट क्या बनी थी? प्रथम कांग्रेसी बनी थी ना। तो उस समय उनको, महात्मा गांधी को एक व्यक्ति मिलते हैं और उनको चंपारण में किसान के नील खेती के ऊपर प्रस्ताव को रखा जाता है, जिस प्रस्ताव को पास हो जाते हैं और वहाँ पर महात्मा गांधी वापस जाते हैं। बिहार आते हैं उस समय। तो बिहार जब आते हैं तो पूछा जाता कहाँ पे आए थे, सबसे पहले कहाँ गए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ही महात्मा गांधी के ऊपर जब वो स्टार्टिंग में थे, तो स्टार्टिंग फेज में जितने भी सवाल बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं वो ध्यान दो। तो आए कब ये? 1915 में 9 जनवरी को। किस जहाज से आए थे? वो जहाज कहाँ का उतरा था? बंबई के अपोलो बंदरगाह पे। आगे लिखो। जब वो आए थे तो उनका स्वागत किसने किया था? लिख लो, जहांगीर के भवन में हुआ था स्वागत उनका, ठीक है। उनका स्वागत हुआ था जहांगीर भवन में, उनका स्वागत हुआ। जहांगीर भवन में उनका क्या हुआ? स्वागत हुआ था। जो भी उनके साथ आए थे लोग, क्या वो अकेले आए थे? नहीं, उनके साथ 150 से 200 लोग थे। उनके साथ 150 से 200 लोग थे। अकेले तो आते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके साथ और भी व्यक्ति थे, क्योंकि जो उनके साथ आश्रम में, वहाँ फिनिक्स आश्रम था ना, वहाँ के लोग जो वहाँ पे सत्याग्रह करे थे उनके साथ वो सम्मिलित थे, ठीक है। चलो अब अहमदाबाद में देखो, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में एक गांव है कोचरब। कौन सा गांव? कोचरब। ये सब पूछा जाता है, याद रखना। कोचरब गांव में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम का निर्माण किया। किसका? तो जो साबरमती आश्रम है ना, उसी का नाम पहले क्या था? कोचरब गांव में जो साबरमती आश्रम है उसका पहला नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। तो पूछा जाता है सत्याग्रह आश्रम किसने बनवाया, या कौन थे उसके संचालक थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। उसी को साबरमती आश्रम बाद में कर दिया गया। क्यों? साबरमती नदी के किनारे था, ठीक है, इसलिए। चलो, तो सत्याग्रह आश्रम उन्होंने बनाया। ये कब बनाया? 1915 में। ये जब आए थे तो भाई रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो रहना होगा उनको, तो घर तो कहीं ना कहीं तो घर चाहिए उनको। तो उन्होंने 1915 में क्या है, अहमदाबाद के कोचरब गांव में एक सत्याग्रह आश्रम बनाया।
आगे लिखो। यही जो सत्याग्रह आश्रम है 1917 में साबरमती नदी पे चला गया। साबर नदी के किनारे बना दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित मतलब होता है एक दूसरे कहां से शिफ्ट कर दिया गया। और फिर इस सत्याग्रह का नाम, आश्रम का नाम हटाकर क्या कर दिया गया? साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम, समझ में आ गया। और इसका नाम क्या कर दिया गया? और महात्मा गांधी का ये निवास स्थल भी रहा था 1917 से लेकर 1933 तक। वो समझ लो कि 1917 से 1933 तक इसी आश्रम में रहते थे। अगर किसी को मिलना होता था तो वो इसी आश्रम में मिलते थे। आज भी साबरमती आश्रम है तो उनकी कुटीर है, उनका एक अलग से कुटीर है, छोटा सा एक वो है, कुटिया होता है ना, कुटिया, उस टाइप का कुटिया बना हुआ है उस आश्रम में। और उनकी जितनी भी चीज़ें, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो सब वहाँ रखी गई है। अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ जाकर उस चीज़ को देख भी सकता है। उनकी जो सारा चीज़, उनका जो वस्त्र है, उनकी चरखा, सब कुछ वहीं रखा गया है। हाँ, और साबरमती आश्रम में क्या करवाया जाता था? तो वहाँ भी शिक्षा दिया जाता था। वहाँ पे उद्योग धंधे सिखाए जाते थे, स्वावलंबन का काम होता था। वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का काम होता था। चरखा नहीं, चरखा, तो वो चरखा का काम वहीं से लोग करते थे। वहाँ पर सीखने आते थे। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता था उस आश्रम में। तो ये सारे काम वहाँ पर होते थे। महात्मा गांधी का मेन, कभी भी पूछा जाए, सत्य, अहिंसा, शिक्षा, ये तीन उनका मेन आगे का था। स्वावलंबन भी था उसमें, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्व उद्योग जो होता है उस उद्योग पर भी काम करते थे वो, कि लोग या व्यक्ति भारत के कैसे भी हो स्वावलंबन हो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो, निर्भर नहीं हो। तो ये सारे काम उस आश्रम में होते थे। समझ में आ गया। तो 1917 से 1933 तक क्या रहे थे? उस आश्रम में वो अपना निवास स्थान बना रखा था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने किसको सहयोग किया था? अंग्रेजों को सहयोग किया था, जिसके उनको क्या कहा गया था? भारतीय सेना का सर्जेंट, भर्ती कराने वाला सर्जेंट। और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में जब वो हेल्प किए थे तो प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प करने की वजह से उनको कौन सी उपाधि मिली थी? केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। पूछा जाता है कि केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कब मिली? केसरे हिंद, केसर ए हिंद, तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को उसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिली थी। और क्यों मिली थी? जब गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि अफ्रीका में भी उनको हेल्प किया था और यहाँ आने के बाद उन्होंने हेल्प किया। तो महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह के प्रभाव से इतने प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है, कि लोग उनको अब जानने पहचानने लगे थे। लोग उनको जानने और पहचानने लगे थे। और इवन कि अंग्रेज उनसे अब डरने भी लगे थे कि एक ऐसे व्यक्तित्व है जो अडिग रहता है अपनी बातों पर, सत्य के लिए तो हमेशा वो खड़ा रहता है। ठीक है। तो उन्हीं सत्य के नाम पर उन जब हैट्रिक लगाते हैं, हैट्रिक मतलब पहला आश्रम, पहला कौन था? चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद के मिल और तीसरा खेड़ा आंदोलन। ये तीनों आंदोलन में जब महात्मा गांधी की जीत हो जाती है, अंग्रेज हार जाते हैं, मतलब उनकी बात, उनके सत्य और अहिंसा के आगे, सत्याग्रह के आगे, तो महात्मा गांधी फिर रुकने वाले नहीं थे। उनके बाद महात्मा गांधी का जो प्रसिद्धि प्रचलित हुए कि वो आज़ादी के समय तक लोग उनके विचारधारा से प्रभावित होते रहे और उनकी राय, विचार हर एक आंदोलन में उनका लिया जाता था। ठीक है। भले ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे या कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था 1934 के आसपास, 35 में, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से जुड़े रहते थे। जो भी कांग्रेस में प्रस्ताव है या कोई भी चीज़ें पास होता था तो उनसे एक बार जरूर सलाह लिया, मशवरा लिया जाता था। तो महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ज़्यादा सत्य और अहिंसा के लिए लड़ते थे। लेकिन एक समय आया जब वो सत्य और अहिंसा में हटकर आंदोलन में 1942 के आंदोलन, जब वो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय करो या मरो का नारा दिया। तो उस समय वो हिंसा पर आ गए थे।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भी हिंसा की तरफ आ गए थे, करो या मरो। तो ये थोड़ा सा विचारधारा यहाँ पर इनकी चेंज हुई थी और उसी विचारधारा की वजह से भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो कोई भी आदमी नरमपंथी विचारधारा से किसी भी चीज़ को हासिल तो कर सकता है, लेकिन वो समय के साथ समय बहुत ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप गर्मपंथी विचारधारा के बनते हो तो आप उस अपने जो हासिल है, जो अपना जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने में आपको समय कम लगेगा। तो ये विचारधारा कुछ अलग थी महात्मा गांधी की, सत्य और अहिंसा, जो 1942 तक उन्होंने लेकर चला, लोगों को पाठ पढ़ाया। इसलिए महात्मा गांधी और भगत सिंह का कभी भी नहीं बनता था। वो चाहते थे तो भगत सिंह को बचा सकते थे अपने वकालत के हिसाब से, लेकिन वो गर्मपंथी विचारधारा के थे भगत सिंह, और महात्मा गांधी उस समय नरमपंथी विचारधारा के थे। वो सत्य और अहिंसा पे काम करते थे, लेकिन भगत सिंह हिंसात्मक कार्य किया करते थे। वो मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था कि नरम विचारधारा, गर्म विचारधारा और क्रांतिकारी, तीनों में क्या फ़र्क है। तीनों के बीच आपको फ़र्क समझना है कि किसको हम नरमपंथी कह सकते हैं, किसको हम गर्मपंथी कह सकते हैं, किसको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। ये तीन शब्द तीन अलग अलग आपकी जो वर्चस्व है उसको बताता है कि तीन कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको पहली क्लास, जब मैंने राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम पढ़ाया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि नरमपंथी विचारधारा, गर्मपंथी विचारधारा और क्रांतिकारी, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। हम किसको क्रांतिकारी का नाम दे सकते हैं, हम किसको गर्मपंथी का विचारधारा का नाम दे सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर यही शब्द आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे। अगर आपको ये शब्द नहीं पता होंगे कि नरमपंथी क्या है, गर्मपंथी क्या है, क्रांतिकारी क्या है, तो आप क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे। मान लो 3-4 स्टेटमेंट दे दिया और कह दिया इनमें से कौन सा विचारधारा से संबंधित है ये, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्रांतिकारी विचारधारा का है, ये गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे या नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी ना उसमें। तो वही विचारधारा यहाँ पर दिखाई देती है। तो महात्मा गांधी जो थे 1942 तक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, तो उस समय वो हिंसात्मक हो गए थे। तो उन्हीं का नारा भारत को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा मदद किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि साबरमती आश्रम में प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सेना को मनाया, उनको समझाया, तब यहाँ के भारतीय लोग सेना में भर्ती हुए। अब सेना में जब भर्ती हुए तो इनको सर्जेंट, सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया। दूसरा, इनको अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। अब थोड़ा बहुत साबरमती आश्रम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है, तो हमारे एग्जाम से भी संबंधित हो सकता है। तो वहाँ पर क्या क्या है वो बात करते हैं। साबरमती आश्रम लिखो, हेडिंग डालो साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का पहला नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम, जो कहाँ था, अहमदाबाद के कोचरब गांव में था। कहाँ था वो, अहमदाबाद के कोचरब गांव में। और अहमदाबाद के कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम था। और उसके बाद वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, साबरमती नदी के किनारे, जहां पर उसका नाम क्या कर दिया गया, साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो साबरमती नाम आश्रम कैसे पड़ा, समझ में आ गया। पहले इसका नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम। चलो अगला हेडिंग डालो, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। चलो इससे कुछ संबंधित प्रश्न है। गांधी जी ने अपना जीवन कहाँ बिताया था, साबरमती आश्रम में ही बिताया था। अब बताओ इस आश्रम में सपोर्ट किसने किया। जितने भी नाम बता रहा हूँ ना, ये सारे नाम आने वाले समय में गांधी जी को सहयोग करेंगे, गांधी जी के आंदोलन में भाग करेंगे। यही लोग आंदोलन को बढ़ाएंगे घटाएंगे, यही लोग इनका साथ करेंगे। तो इन चीज़ों को नाम याद रखना है। अब बताओ क्या महात्मा गांधी के पास इतना पैसा था कि वो नदी के किनारे एक आश्रम का निर्माण कर ले, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधे लगा दे? नहीं।
तो उनका कोई ना कोई आर्थिक सहयोग करने वाला था, लिखो। तो पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम में आर्थिक सहयोग किसने किया था, तो लिखो। पहला प्रश्न बनता है आर्थिक सहयोग। बिना पैसे का कुछ काम हो सकता है क्या, नहीं। तो आर्थिक सहयोग किसने किया था, तो आर्थिक सहयोग किया था, लिख लो, अंबालाल साराभाई। कौन, अंबालाल, इनका नाम आगे भी आएगा अभी, ठीक है, अंबालाल साराभाई। जब हम अभी अहमदाबाद आंदोलन पढ़ेंगे ना मजदूरों का, तो वहाँ पर भी देखेंगे कि क्या होता है। तो ये अंबालाल साराभाई एक क्या थे, व्यापारी थे, एक कंपनी चलाते थे, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ बात करेंगे आगे। तो अंबालाल साराभाई, यहाँ पर क्या होता था, वही कताई, शिक्षा, ठीक है, उद्योग धंधे सिखाए जाते थे लोगों को, ठीक है। चलो, एक है हृदय कुंज, यहाँ पर लाम हेडिंग डालो हृदय कुंज, दूसरा डालो हृदय कुंज क्या है, हृदय एक हृदय कुंज के नाम रख लो। तो हृदय कुंज क्या था बताओ, हृदय कुंज किसका नाम है, तो गांधी जी की कुटिया, जहां पे गांधी जी रहते थे उसका नाम क्या है, हृदय कुंज। तो पहला जो है पॉइंट है, गांधी जी की क्या है, ये गांधी जी की कुटिया है। तो हृदय कुंज किसका नाम है, ठीक है। दूसरा लिखो, हृदय कुंज नाम किसने रखा था, पूछा जाता है कि नाम किसने रखा हृदय कुंज का। तो हृदय कुंज का नाम रखा था, लिख लो, काका साहब कालेकर, काका साहब कालेकर, काका साहेब कालेकर। तो नाम किसने रखा था हृदय कुंज, तो साबरमती आश्रम के अंदर एक हृदय कुंज है, और इस हृदय कुंज में महात्मा गांधी अपना निवास करते थे, यानी महात्मा गांधी का जो कुटीर था वो कौन था, हृदय कुंज। और हृदय कुंज का नाम किसने रखा था, काका साहब कालेकर। इस हृदय कुंज में कुछ लोग भी आकर मिलते थे साबरमती आश्रम में, तो वो भी पढ़ेंगे। तो दूसरा लिखो, हृदय कुंज हो गया। फिर लिखो विनोबा मीरा कुटीर, विनोबा या विनोबा मीरा कुटीर, नाम से पता चल रहा होगा, विनोबा मीरा कुटीर, लिखो। एक उनकी मुंह बोली बहन थी मीराबेन, और विनोबा भावे, दो व्यक्ति थे ना, उन्हीं के नाम पर है ये। और वहाँ पर ये रहते थे दोनों महात्मा गांधी के साथ। उस कुटीर में कौन रहते थे साबरमती आश्रम में, विनोबा भावे और मीराबेन। देखो दोनों बात, पहला कौन रहता था, विनोबा भावे और मीराबेन, विनोबा भावे और मीराबेन। ठीक है, कौन रहते थे यहां पर दोनों, इसलिए नाम इसका क्या है, कुटीर। एक है उसी के अंदर नंदनी। देखो ये सारे याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। तो हृदय कुंज महात्मा गांधी संबंधित है, विनोबा मीरा कुटीर, विनोबा भावे और मीराबेन के नाम वहाँ रहते थे इसलिए उसका नाम है वहाँ पे, ठीक है। तीसरा लिखो नंदनी, तो नंदनी क्या था, अब बताओ कि जब महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो लोग आते थे मिलने के लिए, तो मिलने जब आते हैं लोग आपके घर पे तो उनको क्या बोलते हो, अतिथि। तो नंदनी क्या है, अतिथि कक्ष था, क्या था, अतिथि कक्ष। तो नंदनी क्या है, अतिथि कक्ष है। अब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन कौन से आए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर आए थे, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू, दीनबंधु एंड्रयूज और राजेंद्र प्रसाद। अरे अतिथि कक्ष मतलब कि जो लोग रहते हैं, यानी आज उसको अतिथि कक्ष कहा जाता है। ठीक है, आज जो वर्तमान में उसका नाम भी अतिथि कक्ष है, नंदनी, तो पहले नंदनी नाम था उसका, जहाँ पे लोग रुकते थे। तो कौन कौन से रुके थे तो लिख लो, रविंद्रनाथ टैगोर आए थे यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो गया, राजेंद्र प्रसाद और दीनबंधु एंड्रयूज। दीनबंधु एंड्रयूज कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और दीनबंधु एंड्रयूज। दीनबंधु एंड्रयूज और एक लिख लो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के समधी थे, पता है तुम्हें? सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी क्या थे? समधी थे, यानी उनका जो एक बेटा पुत्र था देवदास, उनके ससुर थे। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी इनके ससुर थे, वो समधी थे। जो देवदास उनका एक पुत्र था, उनके ससुर थे, तभी ना समधी लगेंगे। तो सी राजगोपालाचारी उनके समधी थे, जो वहां पे आकर रुकते थे। तो राजेंद्र प्रसाद देखो मिल चुके हैं। देखो अब महात्मा गांधी, अब ध्यान रखना, महात्मा गांधी के साथ कौन कौन से लोग मिल चुके हैं? अब रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ कहा था उनको, रविंद्रनाथ टैगोर कुछ कहेंगे उनको अब। ठीक है, इसी जब आंदोलन चलेगा तो उनको कुछ कहेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ, जवाहरलाल, दीनबंधु एंड्रयूज एक अंग्रेज था जो सपोर्ट करते थे, और सी राज गोपालाचारी जो उनके क्या थे? समधी थे। ठीक है, चलो आगे लिखो। उद्योग मंदिर, इसी के अंदर लिखो उद्योग मंदिर। उद्योग मंदिर उद्योग मंदिर, ये कस्तूरबा की रसोई थी। कस्तूरबा गांधी थी ना, कौन थी? हाँ। कस्तूरबा की रसोई थी, और इसका निर्माण हुआ था 1918 में अहमदाबाद मिल के आंदोलन समय, जब अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, मिल के जो कारीगर आंदोलन कर रहे थे तब, तो मिल आंदोलन के समय। तो बताओ महात्मा गांधी का हृदय कुंज साबरमती में क्या है? महात्मा गांधी का नंदनी क्या है? अतिथि कक्ष है। विनोबा मीरा कुटीर क्या है? जहां विनोबा भावे और मीराबेन रहती थी। और उद्योग भवन या उद्योग मंदिर कस्तूरबा की रसोई थी। ठीक है, तो ये बातें हैं, आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों के लिए। तो ये साबरमती आश्रम से संबंधित कुछ बातें थी। एक और लिखो, बात लिख लो। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के क्या थे? हाँ, राजनैतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने किताब लिखी, उनका नाम पूछ लेता कभी कभी, लिखो सर्वेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा लिखी गई किताब, पुस्तक का नाम पूछ लेता है सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो ये इनके द्वारा लिखी गई किताब है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी की एक किताब और है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक और है जिनमें उन्होंने आत्मकथा लिखी है। वो क्या है, याद है किसी को? पूछा जाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा जो उन्होंने लिखी है वो क्या है, लिख लो। तो आत्मकथा जो है उनका वो है सत्य और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, तो पूछता है कभी कभी किताब में आत्मकथा, आत्मकथा। तो आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एक किताब लिखो हरिजन सेवक, ये हिंदी भाषा में है, और हरिजन बंधु जो है वो गुजराती भाषा में है। हरिजन सेवक ये हिंदी भाषा में है, उनकी एक पुस्तक है, और हरिजन बंधु जो उनके गुजराती भाषा में है। और ये दोनों किताब 1933 में लिखा था उन्होंने, ठीक है। हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, ये दो किताबें हैं जो 1933 में लिखा, एक हिंदी भाषा में और एक गुजराती भाषा में। यंग इंडिया पत्रिका के संपादन करते थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादन करते थे, 1919 में किया था उन्होंने। यंग इंडिया पत्रिका है। चलो, तो हमने देखा कि महात्मा गांधी के जीवनी के ऊपर किस तरीके से महात्मा गांधी भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने किस तरीके से साबरमती आश्रम को अपना निवास स्थान बनाया, और वहीं से सारे आंदोलन का संचालन वो करते रहे। और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हमने देखे, किस जहाज से आए, कहाँ आए, कब आए, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित है। तो मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में। और अगला है हमारा चंपारण सत्याग्रह। जब भारत में आएंगे उसके बाद वो चंपारण सत्याग्रह और रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सभी चीज़ें 1 बाय 1 हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। अब हमारे जो आंदोलन है वो शुरू हो चुके हैं, अब हम आंदोलन को ही शुरू करेंगे, और 1947 में भारत को आज़ाद करवाकर उस आंदोलन को हम समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।